Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ओनली एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग का हम लोगों ने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ा था और साथ में कर लिया था प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। उसमें सबसे पहली बात ये कि यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी। यूरिन की फॉर्मेशन होगी किडनी के अंदर। यूरिन की फॉर्मेशन होगी किसके अंदर? किडनी के अंदर। और किडनी में भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, वो कौन सी होगी? नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आवर किडनी हैव। हमारी किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन लगभग प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे? यूरिन फॉर्मेशन का काम करेंगे। आवर किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या चीज है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होगी, यूरिन की प्रोडक्शन होगी नेफ्रॉन के अंदर। कैसे होगी? नेफ्रॉन क्या करेंगे? ब्लड को फिल्टर करेंगे, और ब्लड को फिल्टर करने से नाइट्रोजीनियस वेस्ट अलग हो जाएंगे, एक्सेस में वाटर अलग हो जाएगा, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट अलग हो जाएगी, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? यूरिन बन जाएगा। अब बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले आप इसका डिवाइडेशन पढ़ लें, जिससे स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाएगी। बोमेंस कैप्सूल, पहला पार्ट जो आएगा इसका वो है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी? बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होगा ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स, इन दोनों को मिलाकर के, किस किस को? बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल्स को मिलाकर के हम लोग बोलेंगे मेलिपिगियन कैप्सूल। मेलिपिगियन कैप्सूल। अभी एक बार सिर्फ नाम देखिए कि कौन कौन से नाम इसके अंदर आने वाले हैं। बोमेंस कैप्सूल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सेकेंड पार्ट के अंदर आएगी इसमें कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, इसके भी 3 पार्ट होंगे। कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल के 3 पार्ट होंगे, पीसीटी, हैनलेज लूप, पीसीटी, हैनलेज लूप एंड डीसीटी। ठीक है। एंड थर्ड पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। थर्ड पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। ये 3 पार्ट होंगे नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन में 3 पार्ट है। बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका? बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट होंगे। बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल्स को मिला करके क्या कहेंगे? मेलिपिगियन कैप्सूल बोलते हैं। सेकंड पार्ट कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, जिसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, पीसीटी, हैनलेज लूप एंड डीसीटी। एंड थर्ड पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लीजिए आप लोग। पहला पार्ट क्या बोला मैंने आप लोगों को? एक कप जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसको क्या नाम दिया जाएगा? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर कौन एंटर करेगा? इसके अंदर एंटर करेगी रीनल आर्टरी। कौन एंटर करेगी? इसके अंदर एंटर करेगी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कौन होगी? किडनी के अंदर एंटर करती है रीनल आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के किसके अंदर जाएगी? किडनी के अंदर जाएगी। ये किडनी रीनल आर्टरी आगे जाकर के डिवाइड हो जाएगी बोमेंस कैप्सूल के अंदर। किसकी फॉर्मेशन कर देगी? यहाँ ग्लोमेरुल्स की। ग्लोमेरुल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इन दोनों को ही मिलाकर के, ग्लोमेरुल्स एंड बोमेंस कैप्सूल को मिलाकर के क्या नाम दिया जाएगा? मेलिपिगियन कैप्सूल। अभी चीज आपको ये बताई थी, मेलिपिगियन कैप्सूल बोलेंगे इसको। ठीक है। अब यहां से क्या होगा, एक बात देखिएगा। अब ये रीनल आर्टरी जो अंदर गई थी, रीनल आर्टरी जो अंदर गई थी, हम लोगों ने पहले भी जब आर्टरी और वेन्स की बात की थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टरी किस तरह से वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी आर्टरी पहले कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वो कैपिलरी क्या करेगी? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगी? ऑक्सीजन किसको देगी? टिश्यू या सेल को देगी, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगी, तभी तो वेन बनेगी। तो जब ये आर्टरी जब इसके अंदर जाती है बिफोर मेकिंग ग्लोमेरुल्स, यहाँ पर जब ये कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगी, तो इन कैपिलरीज को नाम दिया जाएगा एफरेंट एरिट्रियोल। क्या नाम देंगे? एफरेंट एरिट्रियोल नाम देंगे इसको। और जब ये बाहर निकलेगी यहाँ से,
जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तब इसको क्या नाम देंगे, इफरेंट टेरिट्रियोल नाम देंगे, इफरेंट एरिट्रियोल नाम दिया जाएगा। क्या यहां तक चीज क्लियर हो गई? ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कुछ इस तरह से बनती है, जो कुछ इस तरह से बनेगी, हाईली कॉइल्ड होती है स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके 3 पार्ट बोले थे मैंने आपको। ये वाला पार्ट जो रहेगा ये रहेगा पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रॉक्सिमल और सीटी कौन है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये यू शेप का जो पार्ट है, यू शेप का पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे हैनलेज लूप। दिस यू शेप पार्ट इज नोन एज हैनलेज लूप। यहां पर जो बोमेन्स कैप्सूल था ये एक साइंटिस्ट के नेम पे था, सेम फॉर हैनलेज लूप। एंड थर्ड पार्ट इज डीसीटी, ये हो जाएगा डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, डी का मतलब डिस्टल और सीटी का मतलब क्या हो गया? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां जो ध्यान रखने वाली बात ये है, इधर देखिए, ये जो एफरेंट एरिट्रियोल थी इसका डायमीटर ज्यादा था और इफरेंट एरिट्रियोल का डायमीटर कम है। पहली बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है। दूसरी, ये जो पीसीटी है, पीसीटी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ इस तरह से प्रेजेंट होंगी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इससे पहले आपने और कहाँ पर पढ़ी है? हमने पढ़ी थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी उसको क्या नाम दिया था? माइक्रोविलाई, जो क्या कर रही थी? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही थी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सेम हेयर पीसीटी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसको यहाँ क्या नाम दिया जाएगा? माइक्रोविलाई। ये भी क्या करेंगी? ये भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, अब ये हैनलेज लूप के 2 पार्ट हो गए। ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो होगा ये आपका, इसकी वॉल थिन होगी और जो असेंडिंग लिम्ब होगा इसकी वॉल थिक होगी। रीजन क्या रहेगा? जो असेंडिंग लिम्ब होगा उसमें प्रेशर जो है वो क्या रहेगा? फिल्ट्रेट का ज्यादा रहेगा। लास्ट पार्ट इज डीसीटी। अब देखिए एक चीज और, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का वो पार्ट जो बोमेन्स कैप्सूल के पास में है उसको क्या कहेंगे? पीसीटी। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का वो पार्ट जो बोमेन्स कैप्सूल से दूर है उसको क्या कहेंगे? डीसीटी। इज इट क्लियर? सिंपल डायग्राम है ये। और ये जाकर के डीसीटी किसके अंदर ओपन हो जाएगी? ये ओपन हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये ओपन हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब आप देखिए कि इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये मैंने स्पेस बनाए हैं, ये वाले स्पेस क्यों बनाए हैं? यानी कि यहाँ पर भी कौन ऐड हो रही है? हर एक इस खाली स्पेस के अंदर नेफ्रॉन ऐड हो रही है। एक नेफ्रॉन 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये देखिए, अब जो इफरेंट एरिट्रियोल जो रह गई थी, ऐसे खुली थोड़ा ना छोड़ सकते हम इसको, ये क्या करेगी? ये जाएगी यहाँ, कहाँ जा रही है ये जाएगी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ। यहाँ बनाऊंगी नहीं मैं इसको, नहीं तो डायग्राम पूरा होच-पोच हो जाएगा। ठीक है, ये इसके चारों तरफ, सिर्फ समझ लीजिए, ये इसके चारों तरफ चली जाएगी। पूरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ कौन चली जाएंगी? ये इफरेंट एरिट्रियोल यानी कि ब्लड कैपिलरीज चली जाएंगी, इसकी चारों तरफ लिपट जाएंगी। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, ये कैपिलरीज जब तक वो यहाँ पर होंगी, पीसीटी के पास और डीसीटी के पास है, तब इनका नाम यहाँ पर क्या होगा? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज। और कुछ कैपिलरीज आपको इस तरह से भी दिखाई देंगी, आगे एक डायग्राम आएगा उसमें देखिएगा। कुछ कैपिलरीज आपको इस तरह से भी दिखाई देंगी। कहां पर? हैनलेज लूप में। यहां पर हम लोग इसका नाम क्या कर देंगे? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज छोड़ दी है मैंने यहाँ पर। अपनी तरफ से मैंने आप लोगों को सारी चीजें यहाँ बता दी हैं। ठीक है, हैव अ लुक ऑन द नोट्स, इनिशियल नोट्स जो यहाँ पर थे उसमें और देख लेते हैं, कुछ छूट ना गया हो कहीं। ये चीजें हो गई थी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में। मैलेपिगिन बॉडी या मैलेपिगिन कैप्सूल अभी बात कर ली, जिसका दूसरा नाम क्या है? रीनल कार्पेल्स। इसके अंदर क्या चीजें आएंगी? बोमेन्स कैप्सूल आएगा एंड ग्लोमेरुल्स आएगा, वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए सेकंड लाइन में क्या दिया हुआ है? कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। याद करिए,
पीछे की तरफ जाइए थोड़ा। किडनी में मैंने आपको किडनी के दो पार्ट बताए थे, एक कॉर्टेक्स बताया था, दूसरा मेडुला बताया था। तो वोमेन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी के अंदर वोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट होगा। ग्लोमेरुल बता दिया था, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, और दोनों का नाम कंबाइंड में वो भी कर लिया हमने। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आ गया रीनल ट्यूब्यूल पार्ट यानी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीन पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी हाईली कॉइल्ड है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन होगा, ये क्या करेगी? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? एब्जॉर्प्शन करेगी। एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का भी हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर भी होगा। देखेंगे थोड़ी देर में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा। और जो पीसीटी है ये भी कहाँ प्रेजेंट होगी? कॉर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। पीसीटी भी कॉर्टेक्स रीजन, वोमेन्स कैप्सूल भी कॉर्टेक्स में होगा, पीसीटी भी कॉर्टेक्स में होगी और डीसीटी भी कॉर्टेक्स में होगी। तो मेडुला में क्या रहेगा? इंटरनल पार्ट, बीच वाला कौन? हैनलेज लूप। देख लेते हैं। लूप ऑफ हैनले यू शेप की स्ट्रक्चर है, किडनी के कौन से पार्ट में है? मेडुला रीजन में है। दो पार्ट बताए थे इसके, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब थिन वॉल, असेंडिंग लिम्ब थिक वॉल। कहाँ है? मेडुला में हो ही गया था दोनों चीजें। ठीक है, डीसीटी डिस्टल है, दूर है किससे? वोमेन्स कैप्सूल से। ट्विस्टेड है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ही ट्विस्टेड थी। डीसीटी कहाँ ओपन होगी जाकर के? कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? यूरिन को कलेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नेफ्रॉन आके किसके अंदर ओपन होंगे? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर ओपन होंगे, जिससे यूरिन की जो बनेगा फॉर्मेशन होगी वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा? यूरेटर के अंदर चला जाएगा। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? चलें आगे, चलें जरा आगे। ये क्या आ गया भाई? यूरेटर। पढ़ लिया था पिछली क्लास में, बता तो मैंने दिया था वहां पर आपको, लेकिन नोट्स की फॉर्मेशन में नहीं आया था। ठीक है, यूरेटर नैरो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स है। यूरिन को कहां से लाएंगी? किडनी से लाएंगी। कहां ले जाएंगी? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाएंगी। यानी पहला पार्ट कौन था? किडनी। किडनी के अंदर कौन थे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से क्या निकले? कलेक्टिंग डक्ट, जो कहां जाकर के ओपन हो गई? यूरेटर के अंदर। और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर है, पियर शेप की स्ट्रक्चर है, और कैसा होगा? क्या करता है ये? यूरिन को स्टोर करेगा। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है ये, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। और जब यूरिन आप एक्सपेल करते हैं तो ये क्या करेगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी यूरिन को एक्सपेल कर पाएंगे। यूरेथ्रा क्लियर है? यूरिन को जो बाहर ले जाएगी ट्यूब, दैट इज यूरेथ्रा। इन मेल दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कहाँ इलेबोरेशन ज्यादा मिलेगा इसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगा। ये आ गया आप नेफ्रॉन। मैंने पहले डायग्राम बना करके इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को चीजों को समझने में आसानी हो जाए। एफरेंट रेडियोल बताई थी, जो ब्लड को क्या करती है? किडनी के अंदर लेकर के जाएगी। वाइड है, देख लीजिए, वाइड है। इफरेंट रेडियोल जो ब्लड को बाहर लेकर के जाती है। इफरेंट रेडियोल क्या करेगी? ब्लड को बाहर लेके जाएगी। एक यहाँ मैं अगर आपसे ये पूछूं, ब्लड फॉर्मेशन से पहले यूरिन फॉर्मेशन से पहले एक छोटी सी चीज और हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है ब्लड सप्लाई इन किडनी। किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होगी? कौन लेकर के जाएगा ब्लड? किडनी के अंदर जो ब्लड लेकर के जाएगी वो कौन जाएगी? रीनल आर्टरी जाएगी। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है, किडनी दिखाई हुई है ना, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम जो है, उसमें आप देख सकते हैं डोर्सल अरोटा और वीना कावा उसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है, तो अरोटा क्या करेगा, यानी रीनल आर्टरी क्या करेगी? ब्लड को किडनी के अंदर लेकर के जाएगी। अब ये रीनल आर्टरी आगे जाकर के डिवाइड किसके अंदर हो गई? एफरेंट आर्टरियोल में। एफरेंट आर्टरियोल वाइड है, अंदर जाकर के ये बंच बना लिया इसने। किसके अंदर जाकर के? वोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाकर के इसने क्या कर लिया? बंच बना लिया। किसका? कैपिलरीज का, जिसको क्या नाम दिया था थोड़ी देर पहले? ग्लोमेरुल्स। ठीक है, बाहर निकली तो नाम क्या दे दिया? इफरेंट आर्टरियोल। इसका डायमीटर कम था, नैरो डायमीटर है इसका। बात समझ में आ गई? ये डायमीटर ज्यादा है, ये डायमीटर कम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जब यूरिन फॉर्मेशन होगी ना तो उसका जो प्रोसीजर आएगा उसमें काम में आएगी ये। इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना आप लोग। ये आ गई पीसीटी, ये रही पीसीटी, और ये आ गया हैनलेज लूप। यहाँ जो आपको एरो शो हो रहे हैं ये सारे ये बता रहे हैं कि किस किस तरह से यूरिन की मतलब ये किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा।
ठीक है। और ये इसमें ये देखिए, ये बताया था ना अभी, यहाँ लिखा हुआ कैपिलरी नेटवर्क, यहाँ वाला ये वाला जो कैपिलरी नेटवर्क है, इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया है मैंने नहीं एक्चुअली, इसका नाम ही होता है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। और ये वाला नाम क्या होगा? ये हो जाएगा पेरीट्यूबुलर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। आई थिंक ये चीज स्ट्रक्चर इसका पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं आपको समझ में आएगा ना, तब तक आप इसमें यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। हाँ जी, ब्लड सप्लाई की बात कर रहे थे। रीनल आर्टरी ब्लड लेकर जाएगी, किसमें कन्वर्ट होगी? एफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल से कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुल्स में। ग्लोमेरुल से निकलेगा कहाँ? ब्लड निकलेगा कहाँ? इफरेंट आर्ट्रियोल। कैपिलरीज से होता हुआ, ये देखिए कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज से होता हुआ ये जाकर के ये जो ब्लड कैपिलरी थी यानी जो आर्टरी थी, आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वेन में। और अगर आपसे ये पूछा जाए, ये रीनल आर्टरी थी ना, एंड में जाके क्या हो जाएगी? रीनल वेन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी वो। ये रीनल वेन किसके अंदर ओपन होती है? ये रीनल वेन ओपन होगी वीना कावा के अंदर जाकर के। समझ में आ गई? ये था ब्लड सप्लाई इन किडनी। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होगी? ये देख लीजिए, वही चीज सारी इसके अंदर जो मैंने अभी बोली आप लोगों को, वही है। रीनल आर्टरी किडनी में ले गई ब्लड, किसमें डिवाइड हो गई? एफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल ने क्या बना दिया? ग्लोमेरुल। ब्लड जो है बाहर निकलेगा किसकी हेल्प से? इफरेंट आर्ट्रियोल से। और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाएंगी? अभी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम लिया था, जो रीनल ट्यूब्यूल्स को चारों तरफ से घेरेगी, पीसीटी को, डीसीटी को घेर लेगी। और वासा रेक्टा कहाँ है? ये हैनलेस लूप के चारों तरफ है। वासा रेक्टा क्या करती है? ब्लड में मेंटेन करेगी किसको? वाटर एंड सॉल्ट को। वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द किडनी, इसमें कौन हेल्प करती है? वासा रेक्टा। कैसे हेल्प करेगी वो भी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट में क्या दिया है? हाँ जी, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे यहाँ यूरिन प्रोडक्शन कैसे होगी, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होनी है। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहला होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये प्रोसेस जो है, पहला प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा प्रोसेस आएगा इसमें रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा आएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये 3 प्रोसीजर हैं जिससे यूरिन की फॉर्मेशन होगी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा किसके अंदर? बॉमन्स कैप्सूल में। किसके अंदर होगा? ये बॉमन्स कैप्सूल के अंदर होगा। रीअब्जॉर्प्शन किसके अंदर होगा? जो कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल हमने लिखा था, कॉन्वुलेटेड ट्यूब पढ़ा था ना अभी, कॉन्वुलेटेड ट्यूब के अंदर पीसीटी, डीसीटी और हैनलेस लूप के अंदर क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। ट्यूबुलर सिक्रेशन किसके अंदर होगा? ये होगा डीसीटी के अंदर। ठीक है, कैसे होगा उसमें चलते हैं। अभी पिक्चर डायग्राम किया था हमने, डायग्राम किया था ना, यहां आ जाइए। ब्लड जो है वो किसके थ्रू किडनी के अंदर जाएगा? या हम यहाँ किडनी के अंदर किसके थ्रू जाएगा? रीनल आर्टरी के थ्रू। अब ये रीनल आर्टरी जब नेफ्रॉन के अंदर जाएगी तो किस में कन्वर्ट होगी? एफरेंट आर्ट्रियोल में होगी ना। एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर क्या होगा? यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ। एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो ब्लड जाएगा, इस ब्लड के पास क्या क्या चीजें होंगी? इस ब्लड के पास होगा वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। मेनली ये सारी चीजें होंगी किसके पास? उस ब्लड के अंदर जो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू किसके अंदर जाएगा? नेफ्रॉन के अंदर जाएगा। अब आप यहाँ ये देखिए कि इसमें से ये चीजें जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सेस में जो वाटर है वो वेस्ट मटेरियल है, सॉल्ट वेस्ट मटेरियल है, यूरिया एंड यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड वेस्ट मटेरियल नहीं है। ठीक है, नहीं है ना वेस्ट मटेरियल। तो ये सारी चीजें ये ब्लड के साथ आएंगी, ये ब्लड के साथ आएंगी और इसके अंदर एंटर करेंगी किसके थ्रू? एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। अब यहाँ मैंने आपसे कहा था कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये इसका डायमीटर ज्यादा है और इफरेंट का डायमीटर कम है।
जब ये ब्लड इसके अंदर जाएगा और ग्लोमेरुल्स में जाएगा और जब यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा तो इसके ऊपर एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। उस प्रेशर को क्या नाम देंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा, स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, चाय छानते हैं ना, चाय कहाँ जाती है, कप के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर कप जैसी स्ट्रक्चर कौन है, बॉमन्स कैप्सूल है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट आ जाएगा। ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा ना, तो जो चीजें निकलेंगी ब्लड में से वो कहाँ आ जाएंगी, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। कौन कौन सी चीजें निकलेंगी, ये सारी चीजें जो है वो फिल्टर हो जाएंगी। यानी इन सारी चीजों को क्या नाम देंगे आप, फिल्ट्रेट देंगे, और वो कहाँ चला जाएगा, बॉमन्स कैप्सूल में जाएगा। और यहां से कौन बाहर निकलेगा, इफरेंट रेडियल से बाहर कौन निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ये मत कर देना कि इसके अंदर ब्लड चला गया, हम ब्लड पास नहीं करते हैं, हम लोग यूरिन पास करते हैं। ब्लड कहाँ चला जाएगा, इफरेंट रेडियल के थ्रू बाहर चला जाएगा। बाहर कहाँ जाएगा, कैपिलरीज के अंदर ही जाएगा। अब आप एक चीज यहाँ और ध्यान रखना, जब ब्लड आपका एफरेंट रेडियल के अंदर आया था, इसके अंदर जब ब्लड आया था ना, वो ब्लड था थिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी की अमाउंट ज्यादा थी, वाटर की अमाउंट ज्यादा थी, तो यहाँ पर ब्लड जो रहेगा वो थिन होगा। लेकिन जो इफरेंट रेडियल के अंदर जो ब्लड जाएगा वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर तो फिल्टर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब ये वाला जो फिल्ट्रेशन हुआ किसके थ्रू हुआ, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू हुआ, अंडर द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला प्रोसेस कंप्लीट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कहां पर हुआ ये, कहां पर हुआ ये हुआ बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। अब आगे चलें, अब ये फिल्ट्रेट कहां जाएगा, इधर चला गया, पीसीटी के अंदर जाएगा। ध्यान दीजिए, पीसीटी में क्या प्रेजेंट थी, दूसरा ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या कहा था, दूसरा प्रोसेस आएगा, दूसरा प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन। जस्ट होल्ड ऑन, दूसरा प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन। अब आप एक बात देखो, रीअब्जॉर्प्शन नाम क्यों दिया यहाँ पर, ये बात कर रहे थे ना हम लोग कि ये दोनों चीजें तो यूजफुल हैं और ये सब वेस्ट है, इसको बाहर निकालना है, इसको नहीं निकालना। तब जो इंपॉर्टेंट चीजें जो फिल्ट्रेट के अंदर आ गई हैं उनको वापस से क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का काम क्या कहाँ होगा, पीसीटी के अंदर होगा, हेनलीज लूप के अंदर होगा, एंड सम ऑफ होगा कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी के अंदर। अब मैंने आपसे कहा था कि पीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा रही हैं। ये क्या करेंगी, ये ग्लूकोज को अमीनो एसिड, ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड सम वाटर को क्या करेंगी, इस फिल्ट्रेट में से रीअब्सॉर्ब कर लेंगी, वापस से एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एब्जॉर्ब करके इसको कहाँ डाल देंगी, इन कैपिलरीज के अंदर। ये यहाँ से रीअब्सॉर्ब होके ये चीजें किसके अंदर चली गई, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाएंगी। समझ गए। अब क्या होगा, अब जो फिल्ट्रेट बचेगा उसके अंदर ये चीजें तो खत्म होगी, ये नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है, और कुछ पानी भी नहीं है, कुछ पानी है कुछ नहीं है। वो सारी चीजें कहाँ आएंगी, हेनलेज लूप के अंदर आएंगी। अब हेनलेज लूप के अंदर किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड सम वाटर, इसको रीअब्जॉर्ब किसके अंदर कर दिया, पीसीटी के अंदर। वाटर का मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसके अंदर, हेनलेज लूप के अंदर हो जाएगा। हेनलेज लूप के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसके अंदर होगा, पानी का, हेनलेज लूप के अंदर हो जाएगा। समझ में आ गया हम। अब आ जाएंगे आगे किसके अंदर, डीसीटी के अंदर आए। अब क्या होगा, यहां पर चेक की जाएगी कॉन्सेंट्रेशन किसकी, यूरिन की, सॉरी यूरिन नहीं बोलना चाहिए, फिल्ट्रेट जो आएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक की जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ अगर ब्लड में कुछ चीज रह गई है, यानी ये मुझे यहाँ ये बोलना चाहिए कि तीसरा जो स्टेप बताया था, तीसरा स्टेप कौन सा बताया था, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये ट्यूबुलर सीक्रेशन वाला पार्ट होगा किसके अंदर, डीसीटी के अंदर। ये वाला पार्ट होगा डीसीटी के अंदर। ये एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा मेथड है टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड।
अगर ब्लड में कोई चीज ऐसी रह गई है, कोई वेस्ट मटेरियल, कोई सॉल्ट कुछ रह गया है, तो वो वापस किस में डाल दिया जाएगा? इसके अंदर डाल दिया जाएगा, कैपिलरी में से इसके अंदर डाल दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन चेक की जाएगी। अगर कोई चीज, अगर मान लो कि ब्लड के अंदर पानी की कमी हो गई है, ब्लड में पानी कम रह गया है, तो इसमें से पानी किसके अंदर चला जाएगा? इस तरह से चला जाएगा। क्लियर हो गया ये? क्योंकि ये सिर्फ कैसे वॉल के थ्रू हो रहा है, ट्यूब्स के थ्रू हो रहा है। ट्यूब में से ही डायरेक्ट जो है ये एक एक्स्ट्रा मेथड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कुछ रह गया है ब्लड के अंदर तो वापस सीधा किस में जा रहा है? डीसीटी के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन। एंड ऑफ द डीसीटी, यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन तो खैर यहीं से स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आएगा लास्ट में डीसीटी में, इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूरिन कहेंगे, जो किसके अंदर चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? इजी प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसेस है। डायग्राम को ध्यान में रखिएगा और ये ध्यान में रखिएगा कि ब्लड कहाँ जाता है और क्या चीज लेकर के आता है। बहुत चुटकियों में चीज याद हो जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये चीज हो गई थी हमारी, ये पेज एक्स्ट्रा आ गया, काट देंगे इसको बाद में। ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी है आपको नोट्स बनाने में, इसमें आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, कहीं ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। फटाफट इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में पहला पार्ट कौन सा बताया था? ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है। कहाँ हो रहा है? नेफ्रॉन में हो रहा है। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में? ग्लोमेरुल्स में, अंडर द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड किसके थ्रू एंटर हुआ? एफरेंट आर्टेरियोल। छोड़ा किसके थ्रू? इफरेंट के थ्रू। क्लियर हुई? इफरेंट आर्टेरियोल नैरो है, हाई प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। प्रेशर का क्या नाम था? प्रेशर का नाम यहाँ आ गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोल दिया? ड्यू टू हाई प्रेशर फ्लूइड इज फोर्स्ड आउट ऑफ ब्लड। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से जो फ्लूइड था, यानी वाटर था, सॉल्ट था, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, वो ब्लड से बाहर आ गए थे। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देख लीजिए क्या चीज फिल्टर होगी, क्या फिल्टर नहीं होगी? ब्लड सेल्स है, प्रोटीन्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये फिल्टर नहीं होंगे क्योंकि ये तो ब्लड के साथ ही रहेंगे। इनको भी फिल्टर कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई चीजें? अब ये चीज कहाँ जाएंगी? फिल्ट्रेट कहाँ गया? मोमेंस कैप्सूल में, और इसमें सब्सटेंसेस तो होते हैं डिजोल्व फॉर्म में। और लास्ट में क्या बोला था मैंने? जो ब्लड जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल में, वो कैसा रहेगा? थिक ब्लड होगा, क्योंकि पानी इसमें से हमने रिमूव कर दिया था। अच्छा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेप है। यूरिन फॉर्मेशन का क्या है? ये सेकंड स्टेप है। कहाँ हो रहा है? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। इसमें क्या बताया था? जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे उनको रीअब्जॉर्ब करके किस में डाल दिया? वापस से ब्लड में डाल दिया। कौन कौन से थे? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, जैसे कि कुछ सोडियम। ठीक है, फीचर्स के अंदर आ जाइए कि कौन से पार्ट ने क्या एब्जॉर्ब किया। पीसीटी ने मोस्ट वाटर, लगभग 2/3 वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ सोडियम एंड क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड आयन को क्या कर लिया? रीअब्जॉर्ब कर लिया। लूप ऑफ हैनले, वाटर एंड सोडियम आयंस। अब डीसीटी में फाइनल एडजस्टमेंट एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। फाइनल एडजस्टमेंट का मतलब कि देखते हैं कि ब्लड में कुछ रह तो नहीं गया, या ये देखते हैं कि कैपिलरी के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसमें ब्लड, जिसकी जरूरत ब्लड को थी, तो उसको बोलते हैं फाइनल एडजस्टमेंट। ठीक है, और सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन अनदर एक क्या बोलना चाहिए इसको, एडिशनल मेथड ऑफ एक्सक्रीशन। कौन सा? ट्यूबुलर सिक्रेशन, वो यहाँ आ ही जाएगा आपका। अब आ जाए ट्यूबुलर सिक्रेशन। अनवांटेड सब्सटेंसेस जो ब्लड में रह गए हैं उनको वापस से किस में डाल देना? आपने रीनल ट्यूब्यूल में डाल दिया, उसको बोला ट्यूबुलर सिक्रेशन। एडिशनल, ये क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा वेस्ट को यूरिन में डालने में हेल्प करेगा, क्योंकि कोई चीज छूट गई होगी। एडिशनल मेथड है एक्सक्रीशन का। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में 3 पॉइंट आएंगे। अब ये क्या नाम लिख दिया? ये क्या है? ये एक्चुअली अलग नोट करके आना था। मक्चुरेशन, यूरिनेशन, यूरिन को बाहर जो निकालते हैं, यूरिन को एक्सपेल जो करते हैं, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? मक्चुरेशन बोलते हैं। और ये जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ या ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या करता है? ये होम्योस्टेसिस, जब स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन तब वहां बताया था बॉडी फ्लूइड और केमिकल को बैलेंस करता है। केमिकल का मतलब आयंस को बैलेंस करता है।
किडनी के दो फंक्शन बताए थे, होम्योस्टेसिस या ऑस्मो, एक ऑस्मो रेगुलेशन होता है और एक जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन करता है। उसमें चेक किया जाता है कि जो बॉडी में ब्लड है उसमें वाटर की एंड आयरन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ये हो गई यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब है कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन यूरिन। सबसे पहली बात ये कि कितने यूरिन की फॉर्मेशन होती है पूरे दिन के अंदर। 1 से लेकर के 1.5 लीटर यूरिन की दिन में प्रोडक्शन होती है। किडनी जो है लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, जबकि हमारे पास तो ब्लड ही 5 to 6 लीटर होता है। 180 लीटर कैसे करती है? सर्कुलेट लगातार पूरे दिन करती रहती है, वो पूरा दिन करती है, इसीलिए बोला जाता है 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है किडनी। मोस्टली यूरिन के अंदर क्या होता है? 90% तो वाटर है, बाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम सारा लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया इसके अंदर आ जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? ह्यूमन बींग्स के अंदर वैसे ज्यादा मेनली यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया मत लिखना इसके अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यूरिया एंड यूरिक एसिड को ही प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ऑस्मो रेगुलेशन बात हो चुकी है। ऑस्मो रेगुलेशन की चेक करना है वाटर बैलेंस एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा तो नहीं हो गई है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूरिन की फॉर्मेशन को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, कौन करेगा? तो यहाँ पर एक हार्मोन आता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड क्रिएट करती है, जिसके बारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड नाम सबने सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, याद करना है कर लीजिए, नहीं तो एडीएच आपको याद करना है। और दूसरा कौन सा हार्मोन आएगा? एल्डोस्टेरोन। ये कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स इसको स्क्रीट करता है। अब ये काम किस तरह से करेगा देख लेते हैं कि एडीएच किस तरह से हेल्प करता है यूरिन फॉर्मेशन में। एडीएच को मैंने आप लोगों से कहा इसको स्क्रीट करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दो सीजन है आपके पास, एक है विंटर और एक है समर। आप ये जानते हो कि विंटर के अंदर बार बार जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, मक्चुरेशन के लिए। क्यों? जबकि विंटर में तो पानी भी कम पीते हैं, विंटर में बार बार क्यों जाना पड़ता है? रीजन बिहाइंड एडीएच। अब एडीएच क्या होगा विंटर के अंदर? ध्यान दीजिएगा, विंटर के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? स्लो हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म के अंदर पानी की जरूरत कम पड़ती है, ज्यादा पानी का यूज नहीं होता। ज्यादा पानी का यूज नहीं होगा तो ब्लड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो थिन हो जाएगा। जब ब्लड थिन हो गया तो उसमें एडीएच की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो जाएगी? जब ब्लड थिन हो गया तो उसमें एडीएच की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ज्यादा पानी के अंदर कम एडीएच हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, डाइल्यूट हो गया वो। जब एडीएच कम हो गया तो जो आपकी ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी इसकी परमिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। परमिएबिलिटी कम होने से क्या होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पानी जो है वो ज्यादा यूरिन के साथ जाएगा, इसीलिए विंटर्स में बार बार जाना पड़ता है। समर में इसका जस्ट अपोजिट कर देना। क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। जो रिएक्शंस के अंदर पानी की जो वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा यूज होगी। ज़्यादा यूज होगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? यहाँ पर थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा तो एडीएच की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एडीएच की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही परमिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बढ़ जाएगी, जिससे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और समर में यूरिन की प्रोडक्शन कम होती है। ये रीजन रहता है इसमें। आगे देख लेते हैं। नोट्स में मैंने इसको दे रखा है, आपका सारा दे रखा है। ये बार बार इसको अगर मैं बार बार बोलूंगी तो क्लास बोरिंग हो जाती है, इसको आप लोग यहाँ से कर लेना, ठीक है। लेस वाटर, मोर ब्लड वॉल्यूम, लेस एडीएच, लेस परमिबिलिटी, लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड मोर यूरिन, और वहां पर क्या हो जाएगा? लेस यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट में चलें। हाँ जी, एडीएच की कमी से क्या होगा? अगर एडीएच कम हो जाए तो क्या होगा? डायबिटीज सुनी होगी, एक होती है डायबिटीज मेलिटस, ये होती है इंसुलिन की वजह से, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एक है डायबिटीज इंसिपिडस, जो किसकी वजह से होगी? डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच की वजह से होगी। इसके अंदर क्या रहेगा? बार बार यूरिनेशन जाना है। जिसको डायबिटीज होती है ना, उन पर्सन को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। वो किस लिए होगा? एडीएच की ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, ठीक है। अब एल्डोस्टीन का काम देख लेते हैं।
कहा था ना आपको, एडिनल कॉर्टेक्स से ये स्क्रीट होता है। ये क्या करेगा, सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, किसके अंदर, डीसीटी में, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट के अंदर जो ये है ना आपका सोडियम आयन, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ब्लड के अंदर वाटर रिटेंशन को ये हेल्प, वाटर रिटेन करने में हेल्प करेगा कि पानी आ जाए ब्लड के अंदर, ठीक है, उसमें उसके लिए हेल्प, उसमें हेल्प करेगा, ब्लड को थिक नहीं होने देता ये, और एक्सेस वाटर को भी रिमूव, ज्यादा पानी को रिमूव कर देगा, एक मतलब क्या कहते हैं उसका, बैलेंस बना के रखेगा उसका, किसका, पानी का एंड आयरन का। क्या होगा अगर किडनी फेल हो जाए, तो किडनी फेल हो जाए किसी पर्सन की तो क्या होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो अलग नहीं होंगे, उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस क्या है, मशीन, जब मशीनरी के थ्रू बॉडी में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अलग किया जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी या हेमियोडायलिसिस बोलते हैं। बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगी, असेंशियल है किडनीज। किडनी क्यों फेल हो गई, इन्फेक्शन हो गया, कोई ब्लड सप्लाई कम हो गई, कोई इंजरी हो गई, जिससे क्या होगा, किडनी फेल होने से टॉक्सिक वेस्ट जमा होने लग गए बॉडी के अंदर। जब जमा होने लगेंगे तो अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट जो था पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो इंसान पूरी तरह ही डिस्टर्ब हो जाएगा। डायलिसिस कब करेंगे, जब किडनी फेल हो जाएगी, और ये क्या करेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करेगा। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में आर्टरी से ब्लड को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। पेशेंट की आर्टरी से, ये ध्यान रखना कि कहाँ से ब्लड निकलता है और किसके अंदर डाला जाएगा। एक पंप, एक डक्ट के थ्रू ब्लड निकालेंगे और पंप के थ्रू ना इस ब्लड को इस तरह से, स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर भेजते हैं। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किसके अंदर, किसके अंदर हैंग आउट रहती है, ये यहां पर रहेगा डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड, ये जो डक्ट है ना ये वाली, इसकी परमेबिलिटी उतनी होती है जितनी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की होती है, और इस डायलाइजिंग फ्लूइड का ऑस्मेटिक प्रेशर उतना ही रहता है जितने आपके ब्लड का होता है। अब ये वाला ब्लड जो है आर्टरी से यहाँ इसके थ्रू यहाँ जाएगा तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो ब्लड होगा वापस किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पेशेंट की वेन के अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे चलता है प्रोसीजर। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन नेचुरल किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी, एक ही अंतर है दोनों में। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पर जब ये ब्लड प्योरिफिकेशन होगा ना तो यहाँ रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, जैसे कि हमने देखा था अभी वाटर, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो गया था, वो चीज यहाँ पर नहीं होगी। इतना सा अंतर है दोनों में। पेनफुल प्रोसीजर होता है, लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है इसके अंदर। सारी वर्किंग है ये कि किस तरह से होगा। ये ब्लड इज पास थ्रू ट्यूब, ट्यूब के थ्रू पास कर दिया था, और ये ट्यूब्स किसके अंदर थी, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर किसकी बात की गई है, फ्लूइड की ऑस्मेटिक प्रेशर की बात की गई है, ब्लड के जैसा ही था। उसके अंदर नो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, किसके अंदर नहीं है, जो फ्लूइड था उसकी बात की गई है। ये वेस्ट ब्लड से किसके अंदर आ जाएंगे, फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, और प्योरीफाइड ब्लड जो है वापस किसके अंदर एंटर कर जाएगा, बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेन कर जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन, जिसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी फाइनली आज कंप्लीट हो गया। पूरा का पूरा थ्योरी इस चैप्टर की हो गई है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और उसके बाद हम लोग करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर की वर्कशीट, जिसको करेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक जुड़े रहिए और ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।